नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। एक तरफ एनडीए के भीतर नाराज नेताओं की को जो मनाने की कवायद है वो तेज है। सम्राट चौधरी संगठन और सत्ता के जरिए समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लेकर बीजेपी की रणनीति पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पार्टी उनकी लोकप्रियता का फायदा तो ले रही है, लेकिन बदले में क्या दे रही है। वहीं अफ्रीका में इबोला वायरस फैलने के बाद बिहार के सभी 38 जिले हाई अलर्ट पर हैं। हेल्थ सिस्टम से लेकर राजनीति तक बिहार में इस समय हर मोर्चे पर हलचल तेज है और इन सब हलचल पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। हम लोग सबसे पहले तो एनडीए में जिस तरह से अंदरूनी नाराजगी चल रही है उसको शांत करने के लिए सीएम सम्राट चौधरी अब संगठन और सत्ता दोनों का बैलेंस साधते दिख रहे हैं। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया को विधानसभा का सचेतक बनाना और जेडीयू के मंजीत सिंह को उप सचेतक की जिम्मेदारी देना सिर्फ पद बांटना नहीं है बल्कि नाराज नेताओं को साथ रखने की रणनीति माना जा रहा है। वहीं चेतन आनंद को लेकर भी राजनीतिक चर्चा जो है वो तेज है। जिस तरह से आनंद मोहन खुलकर सामने आए, नाराजगी जताई, तो सवाल ऐसे में यही उठ रहा है कि क्या मनाना या नियुक्ति एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक होने का संकेत है या असंतोष दबाने की ये कोशिश जारी है। देखिए, पहली बार बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है बिहार और बीजेपी किसी भी तरह से इस सरकार को अस्थिर होने देना नहीं चाहती। मनाने की बात हो, समझाने की बात हो, साधने की बात हो, हर दाव आजमाएगी बीजेपी। और क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन दोनों को साधने की कोशिश की जा रही है। संजीव चौरसिया जी का जिनका नाम ले रही हैं वो तो मुख्यमंत्री के रेस में थे। बिल्कुल माना जा रहा था कि अति पिछड़ा से अगर कोई मुख्यमंत्री का सबसे प्रबल दावेदार हैं तो संजीव चौरसिया हैं। पिछली बार भी मंत्रिमंडल में उनके नाम की चर्चा आई थी, लेकिन इस बार तो लगा कि अगर मुख्यमंत्री नहीं तो मंत्रिमंडल में तो उनको जगह मिलेगी ही। संजीव चौरसिया को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, लेकिन हाँ, अति पिछड़ा को एक मैसेज देने के लिए उनको मुख्य सचेतक बनाया गया और वो भी राज्य मंत्री का दर्जा होता है। उनको भी एक राज्य मंत्री को जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं मिले। बैकुंठपुर से बीजेपी के विधायक हैं मिथिलेश तिवारी, जिनको शिक्षा मंत्री बनाया गया। बैकुंठपुर से कभी ये जीतते थे मंजीत सिंह, इस बार उनका विधानसभा बदल दिया गया और बैकुंठपुर सीट दे दी गई मिथिलेश तिवारी। तो राजपूत मतदाताओं में एक नाराजगी थी और इसकी वजह से उनको साधने के लिए इनको भी एक पद दिया गया जो उप मंत्री का दर्जा लिए हुए हैं। और आनंद मोहन के तो बयानबाजी सार्वजनिक है, उन्होंने तो खुलकर कही बात। नीतीश कुमार का ही सहारा लेकर, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको जिंदा दफन कर दिया गया। निशान को लेकर के उनकी बयानबाजी आई थी, उप माने चुप होता है, उप मुख्यमंत्री क्या होता है। फिर उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार को किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी के हाथ में एक तरह से सत्ता दे दी। यह समाजवादियों का ये चरित्र तो नहीं होता है और उनकी नाराजगी हर दिन खुल करके आ रही और खास करके वो अपने समाज को मैसेज दे रहे थे अलग अलग बहाने से। तो चेतन आनंद को भी जगह दी गई, तो बिल्कुल साधने की कोशिश की गई। और होता है कि जब सरकार या सत्ता में जो पार्टियां होती हैं उनके पास जो भी स्पेस होते हैं, जो भी सोर्सेज होते हैं, जो भी साधन होते हैं, उनको उपलब्ध करा करके उनको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। संजीव चौरसिया और मंजीत सिंह तो मुखर नहीं थे, लेकिन आनंद मोहन तो काफी मुखर थे। बाद में चर्चा भी आई तो उन्होंने कहा कि हाँ, जब सरकार बचाने में हमारी भूमिका हो सकती है तो क्यों हम अगर इनको मंत्री बनाने की बात अगर कर रहे हैं चेतन आनंद को, तो इसमें क्या बुरा है, क्यों नहीं मंत्री बन सकते हैं। तो चेतन आनंद हो, मंजीत सिंह हो या संजीव चौरसिया, दो अगड़ी जातियों से हैं, सवर्ण जाति से हैं, राजपूत जाति से हैं और एक अति पिछड़ा से। इनको साधने की कोशिश की गई है और खास करके सम्राट चौधरी जी ने कोशिश की है
कि हमारे मुख्यमंत्रित्व काल में कोई ऐसी नाराजगी भीतर से ना आए जो हमारी सरकार को अस्थिर करे, या विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाए और कहे कि भाई देखिए आपकी नाराजगी तो साफ साफ है। तो तीनों लोगों को एक तरह से संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। तत्काल तो इनकी नाराजगी केवल अगर एक आनंद मोहन जी को छोड़ दिया जाए, जिनके बयान हर एक दो दिन पर आ ही जाते हैं, लेकिन मंजीत सिंह और संजीव चौरसिया तो चुप हैं। जहां तक चेतन आनंद की बात है, तो नीरज कुमार जो जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने तो कहा भी कि चेतन आनंद ने तो कभी कुछ नहीं बोला सत्ता सरकार एनडीए के खिलाफ। ठीक है, आनंद मोहन जी बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए। बिल्कुल। तो आपके जो सवाल हैं, बिल्कुल इनको साधने और इनको संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, अलग अलग पद दे करके। देखते हैं ये संतुष्ट हैं या फिर कुछ दिनों के बाद इनकी नाराजगी हमें देखने को मिलेगी। थोड़ा हम लोगों को इंतजार करना होगा। हाँ, पद जब राजनीति में दिए जाते हैं तो साधने और उनको अपने पाले में रखने की ही कोशिश होती है कि वो संतुष्ट रहें। नाराजगी अगर है भी तो सरफेस पर नहीं आए, और हम उन्हें अगर अभी छोटी जिम्मेवारी दे रहे हैं तो कल कोई बड़ी जिम्मेवारी भी उन्हें हम दे सकते हैं। इस तरह से एक अपने ट्रैप में रखने की भी कोशिश की जाती है। देखते हैं, इन तीनों को तो दिया गया है जिम्मेवारी, और उस जिम्मेवारी के अनुसार इनकी फैसिलिटी भी बढ़ेगी। कितने संतुष्ट रह पाते हैं नहीं रह पाते ये तो वक्त बताएगा। तत्काल तो अभी इनकी चुप्पी बता रही है कि हाँ ये संतुष्ट हैं। सर, लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा पवन सिंह का असर। बंगाल चुनाव में खैर उन्होंने प्रचार नहीं किया, लेकिन काफ़ी क्षेत्रों में ये पवन सिंह का असर दिखा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें युवा खुलकर कह रहा है कि पवन भैया बीजेपी में है इसलिए वोट बीजेपी को। सवाल ये उठ रहा है कि जब पार्टी उनकी पॉपुलैरिटी से वोट लेती है तो बदले में उन्हें क्या देती है। आसनसोल टिकट विवाद से लेकर अब तक बीजेपी नेताओं ने कई बड़े संकेत दिए, लेकिन राज्यसभा के दौरान भी चर्चा हुई कि उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। अभी तक फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई है। तो अब जो बिहार में 3 एमएलसी सीटों को लेकर जिस तरह से चर्चा हो रही है कि ये भाजपा के खेमे में जा सकती है, तो क्या बीजेपी इस बार पवन सिंह को मौका देगी या फिर एक बार फिर से प्रॉमिसेस सिर्फ बयान बनकर रह जाएंगे? देखिए, शाहाबाद बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी साबित हुई, और खासकर एनडीए के लिए। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से अगर 9 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली, एक तो पप्पू यादव हैं, पूर्णिया जीते। किशनगंज की बात अगर हम लोग छोड़ दें तो बाकी जो सीटें ये जीते हैं वो मगध और शाहाबाद की सीटें इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब रह गई। शाहाबाद इनकी कमजोर कड़ी है, और चूंकि ये राजपूत जाति से पवन सिंह आते हैं और शाहाबाद से आते हैं, तो पवन सिंह को संतुष्ट करने की कोशिश तो की जाएगी। बिल्कुल आसनसोल का टिकट दिया गया था, बाद में वो कैसे निर्दलीय लड़े, खुद भी हार गए, और उपेंद्र कुशवाहा जी को भी नहीं जीतने में मदद कर पाए। तो लेकिन फिर भी बीजेपी इनको साधे रखना चाहती है, क्योंकि अभी आर.के. सिंह खुद नाराज हैं, वहां से आरा से जो सांसद थे राजपूत जाति से आते हैं, और जो 3 एमएलसी का सीट दिया जा रहा है बीजेपी के खाते में आएगी। एक तो दीपक प्रकाश ले लेंगे 4 में, अगर 4 सीटें आती हैं तो उसमें एक राजपूत जाति के हिस्से में एक सीट है। अब उसमें राजपूत जाति से कई दावेदार हैं, जिसमें एक प्रमुख दावेदार पवन सिंह भी है। पवन सिंह को एमएलसी बना करके शाहाबाद को साधने की कोशिश की जाती है, की जा सकती है, क्योंकि जो स्टार प्रचारक होते हैं और इस तरह के जो भोजपुरी गायक या लोक गायक जो होते हैं, इनका एक अपना फॉलोअर्स होता है, फैन फॉलोअर्स। और ये जो फैन फॉलोअर्स होते हैं, तो ये फैन फॉलोअर्स के बीच में लोकप्रियता का फायदा तो पार्टी को मिलती है या गठबंधन को फायदा मिलता है। तो बीजेपी तो चाहेगी कि अगर एमएलसी का एक सीट राजपूत जाति के खाते में ही देनी है तो क्यों ना पवन सिंह को ही भेज दिया जाए। लेकिन फिर उसके कई होते हैं कि किस क्षेत्र से, क्या शाहाबाद से ही दे दिया जाए या किसी और क्षेत्र से दिया जाए, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग जाति, क्षेत्र और जाति, ये 2 चीज राजनीति में बड़ा मायने रखता है।
और खास करके बिहार की राजनीति। तो क्षेत्रीय संतुलन और जातीय संतुलन दोनों को अगर साधने की बीजेपी कोशिश करे, उसमें पवन सिंह फिट बैठते हैं। चूंकि ठीक है, चुनाव होगा, ये चुनाव तो भी 29 में होनी है ना, लोकसभा। फिर राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे तो ये बाद में ना, विधानसभा को इनको लड़ाएगी पार्टी तो 30 में ना। तो इतना दिन पवन सिंह को इंतजार पार्टी नहीं कर रहा है, और पवन सिंह का इस्तेमाल करेगी कि एक वातावरण बने, एक माहौल बने जिसमें लोकसभा का चुनाव अगर 29 में आता है तो 27 से माहौल बनना शुरू हो जाए। एक दूसरी बात, अभी 27 में यूपी का चुनाव, तो यूपी में भी पवन सिंह के माध्यम से एक स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगी बीजेपी। तो पवन सिंह को चाहेगी कि हम एमएलसी वगैरह बना करके और फिर हम 27 में इनको एक स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश में हम इनकी भूमिका तय करें। एक तो कि राजपूत जाति से हैं तो उसका एक मैसेज जाएगा, दूसरा ये लोग गायक हैं, स्टार हैं, भोजपुरी का एक बड़ा इलाका जो पूर्वांचल का इलाका है और बिहार का इलाका है जिसका कि मेल जोल है, मिलता जुलता है। तो पवन सिंह के माध्यम से साधने की कोशिश की जा सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि राजपूत जाति के हिस्से में अगर एक एमएलसी का सीट बीजेपी देना चाहेगी तो पवन सिंह ही एक दावेदार नहीं है, और भी लोग दावेदार हैं। राजेंद्र सिंह का नाम आ रहा है कि कहीं राजेंद्र सिंह को तो नहीं भेज दिया जाए, जो कभी बिहार में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हुआ करते थे। वो नोखा से आते हैं, नोखा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था और उनकी भी लोकप्रियता है, संघ बैकग्राउंड उनका रहा। तो कई राजपूत चेहरे हैं जिस पर चर्चा है, उसमें एक पवन सिंह भी है, राजेंद्र सिंह भी हैं, और भी कई नाम हैं। देखते हैं बीजेपी किन पर दांव लगाती है, हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। सर, अफ्रीका के कॉन्गो और युगांडा में इबोला वायरस फैलने के बाद बिहार भी पूरी तरह से अब अलर्ट मोड में है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके बाद बिहार के सभी जो 38 जिले हैं उनको सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि अफ्रीकन देशों से आने वाले लोगों की खास मॉनिटरिंग होगी। एयरपोर्ट, हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है। इबोला एक बेहद खतरनाक वायरस है जिसमें तेज बुखार, उल्टी, कमजोरी और ब्लीडिंग जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। तो बिहार सरकार ने आइसोलेशन वार्ड, पीपीई किट और इमरजेंसी तैयारी शुरू कर दी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार का जो हेल्थ सिस्टम है किसी बड़े खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से अब तैयार है? ये बड़ा अच्छा सवाल है, और ये बीमारी कॉन्गो में बहुत पहले, अफ्रीकन कंट्री में तो बहुत पहले से है। हालांकि इसके वैक्सीन भी आ गए हैं, लेकिन कुछ इसके नए वेरिएंट्स आए हैं, नए स्ट्रेन मिला है जो बड़ा खतरनाक है और जिसका भी वैक्सीन नहीं आया। इसके मेडिसिन भी आ गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न डिजीज था, हवा से फैलता। ये जो इबोला वायरस है ये फ्लूइड से फैलता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसकी खांसी, उसका छींक, किसी भी तरह का उसका जो ये है ब्लड है, उसके पसीने हैं, उसके स्लाइवा है, उससे ये कोरोना इबोला वायरस फैलता है। और ये जूनोटिक डिजीज है, मतलब कि ये पहले जानवरों में होता है और जानवर से ह्यूमन में आता है। बंदर और चमगादड़ इसके दो बड़े कैरियर हैं। तो कॉन्गो में तो इसका नया स्ट्रेन आया है, नया वेरिएंट आया है, लेकिन इसका डेथ रेट बहुत अधिक है। अगर ये कोरोना से 100 में 5 लोगों की मृत्यु होती थी तो इसमें डेथ रेट ज्यादा होता है, इसीलिए इसको थोड़ा उससे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। और ये इन्फेक्टेड लोगों से ये फैलता है। अफ्रीका में भी या कॉन्गो में भी यही होता था कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो इमोशनल होकर के जब व्यक्ति उनको नहलाने लगते थे या उनको दफनाने लगते थे, उस क्रम में जब टच करते थे उनके कपड़े का या शरीर का, तो इबोला वायरस उनमें चला जाता था। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड काफी लंबा होता है। तो जो हवाई जहाज से लोग आते हैं अफ्रीकन कंट्री से, उसको लेकर के एयरपोर्ट पर चेक लगाया गया है। क्योंकि बहुत दिनों तक यह वायरस आपके शरीर में पड़ा रहेगा और आपको कोई उसके सिम्टम्स नहीं आएंगे।
कई दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद आपको बुखार आएगा। ये कैसे पता चलेगा कि आप इबोला वायरस से इन्फेक्टेड हैं? पता तो चलेगा नहीं। तो बिहार के 38 जिले में भी हॉस्पिटल्स को तैयार कर दिया गया है। WHO ने अपना गाइडलाइन जारी कर दिया है कि आप इबोला वायरस के लिए तैयार हो जाइए। एक तो कि वैसे जो भी लोग जो फीवर वगैरह का सिम्टम्स लेकर के आता है, सिम्टम इसका फीवर से ही होता है और बड़ा मिमिक करता है। पहले तो लोगों को लगता है कि मलेरिया है, तो उस तरह का ट्रीटमेंट लोग शुरू कर देते हैं। लेकिन बाद में होता क्या है कि इसमें जो ब्लड को क्लॉट करने वाला प्रोटीन है, उसको ये वायरस खत्म कर देता है। तो इंटरनल ब्लीडिंग बहुत तेज से हो जाता है, इम्यून सिस्टम पर हमला कर देता है, तो मल्टी ऑर्गन फेलियर में पेशेंट चला जाता है। इसलिए इस वायरस को लेकर के लोग बड़े अलर्ट मोड में होते हैं और खास करके इसका जो नया वेरिएंट, नया स्ट्रेन जो आया है, वो लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है। तो इसी चीज को लेकर के बिहार के 38 जिलों में भी हॉस्पिटल को अलर्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति फीवर को लेकर के, सर्दी खांसी को लेकर के आता है, और तब पहले आप उसका इबोला वायरस का टेस्ट भी कीजिए। वहां किट्स भी उपलब्ध कराए गए हैं कि आप टेस्ट कर लीजिए कि वो टेस्ट पॉजिटिव है तो उसके लिए आइसोलेशन वार्ड में आप उनको रखिए। कोई व्यक्ति उनको छुएगा नहीं, उनके कपड़े को नहीं इस्तेमाल करेगा, उनका स्वाब सीधे नहीं लेगा, जो स्लाइवा है या उनका पसीना है उसको टच नहीं करेगा। तो इसको लेकर के अलर्ट मोड में लोग आ गए। और सबसे बड़ी चीज है कि ये पर्यावरण को जो हम लोग नुकसान कर रहे हैं, जिस तेजी से हम लोग जंगल काट रहे हैं, तो ये जंगल काटने की वजह से ही ये नतीजा है कि ये जो एनिमल्स हैं, और वो एनिमल्स कहाँ जा रहे हैं? जहां ह्यूमन रहता है, जहां आदमी लोग रहते हैं, और वो उस जंगल से उस वायरस को लेके आ रहा है। और वो जूनोटिक डिजीज इसलिए कहे कि जानवर से वो आदमी में चला जा रहा है। बंदर ने, चमगादड़ ने किसी को काट लिया, या उसका स्लाइवा या उसका स्वाब किसी तरह से उसके बेड पर गिर गया, उसके कपड़े पर गिर गया, और वो वायरस इन्फेक्टेड हो गया। और मैं तो कह रहा हूँ कि इतना डेंजरस है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर में व्यक्ति चला जाता है। जब ब्लड ही क्लॉट नहीं करेगा तो फिर कल्पना कीजिए कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा, और जब वाइटल ऑर्गन को ब्लड ही नहीं मिलेगा तो व्यक्ति सरवाइव कैसे करेगा। तो इबोला वायरस को लेकर के एक अलर्ट जारी किया गया है, और उसमें हॉस्पिटल्स को कहा गया है कि आप कोई भी व्यक्ति इस तरह के सिम्टम्स लेके आता है जिसकी आप चर्चा कर रही थी, थकान, कमजोरी, फीवर, स्नीजिंग, कफिंग, इस तरह का कंप्लेन लेकर के आता है, जैसे कोरोना के समय कैसे हुआ था कि कोई व्यक्ति कोई कंप्लेन लेकर के आता है तो आप कोरोना वायरस का भी आप टेस्ट कर लीजिए कि कहीं कोरोना वायरस से तो वो इन्फेक्टेड नहीं है। इसमें भी इबोला वायरस में भी टेस्टिंग के लिए हॉस्पिटल्स को अलर्ट किया गया है कि आप टेस्ट कर लीजिए, और अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उस व्यक्ति को आइसोलेशन वार्ड में डालिए, उनका ट्रीटमेंट कीजिए, फिर स्ट्रेन को भेजिए टेस्ट के लिए वायरल लैब में कि क्या वो इबोला वायरस का नया स्ट्रेन है या पुराना वाला ही स्ट्रेन है, और उसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो उपलब्ध कराइए। और अगर बड़े पैमाने पर इन्फेक्टेड लोग हो रहे हैं तो फिर वैक्सीनेशन के लिए अपने को अलर्ट कीजिए। लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। भारत में या बिहार में अभी बहुत केसेज जिसके नहीं मिले हैं, फिर भी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तैयार रखने के लिए एक तरह का इंस्ट्रक्शन दे दिया गया। बिल्कुल। फिलहाल बिहार में इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है और लोगों को घबराने नहीं बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर हाल में अफ्रीकी देशों की यात्रा की हो और तेज बुखार या कमजोरी जैसे सिम्टम्स देखें तो तुरंत फिलहाल जांच कराएं, और भीड़ भाड़ से बचने का जो एडवाइजरी है ये जारी किया गया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।